नमस्कार दोस्तों, आज हमारी गेस्ट होंगी एनएफआईडब्ल्यू की महासचिव एनी राजा। एनी राजा महिलाओं के मुद्दों पर हमेशा संघर्षरत रहती हैं। देश के अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर एनी राजा एक सक्रिय हस्ती हैं। कल एनएफआईडब्ल्यू ने प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिख करके आज के दिन के लिए, आज संविधान के पालन के लिए एक पत्र लिख करके आग्रह किया। उसकी अगुवा रही एनएफआईडब्ल्यू की महासचिव के रूप में एनी राजा। तो आज हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में वो हम लोगों को ज्वाइन करेंगी। आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें और आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। हम लोग बातचीत करेंगे स्त्रीवादी मुद्दों पे, संविधान के अनुपालन पे। आज कश्मीर के लिए भी थोड़ी बातचीत केंद्रित करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे महिला आंदोलनों के हासिल, एनएफआईडब्ल्यू जो भारत के पुराने महिला संगठनों में से एक है, उसके इतिहास पर हम बातचीत करेंगे। भारत के राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी पर। दोस्तों, स्त्रीकाल पिछले कई सालों से स्त्रीवादी मुद्दों की एक विश्वसनीय आवाज रही है। हम प्रिंट के फॉर्म में त्रैमासिक प्रकाशित होते रहे हैं। हम ऑनलाइन फॉर्म में अलग अलग समयों पर संघर्षों के साथी रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उस पर बातचीत करते रहे हैं। कानून, स्त्री स्वास्थ्य, राजनीति, आर्थिक मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन आते रहे हैं। अब हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन लाइव की। ये हमारा इनॉग्रल वीक है। हम लोग प्रतिदिन लाइव में आ रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम लोग सप्ताह में 4 दिन लाइव होंगे। उन 4 दिनों में साहित्य, राजनीति, संस्कृति, आर्थिक मुद्दे, इन तमाम चीजों के रंग यहां होंगे। हम बातचीत करेंगे। हम कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, हम सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के साथ होंगे। फॉर्मेट अलग अलग फॉर्म में हम लोग आएंगे। हमारी एक पूरी टीम होगी जो इस कार्यक्रम को। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना से संजीव जी मैं करना चाहूंगा। दोस्तों, क्या हमारी आवाज आ रही है? शायद हम लाइव दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल, हम लाइव हो चुके हैं संजीव। कहीं से एक मैसेज आया है कि हम लोग लाइव दिख नहीं रहे हैं। हम लाइव हैं और काफी सारे कमेंट मुझे अपने मित्रों के मिल रहे हैं जी, और हमारी आवाज तो भी आ रही है। हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत, आज एक दिन है जब संविधान के लागू होने और संविधान का देश के हित में किस तरह से हम अनुपालन कर रहे हैं, इस लिहाज से भी आज के दिन का हम एक विश्लेषण कर सकते हैं, इसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जो समूह, जो सक्रियताएं अलग तरीके से काम करती रही हैं, उनसे अलग 70 सालों में जो हमने संविधान के बल पर हासिल किया है, उस हासिल को आगे और समृद्ध करें। इसी समृद्धि की परिकल्पना के साथ हम लोग आज संविधान की प्रस्तावना से बातचीत की शुरुआत करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे तकनीक में सहयोग कर रहे साथी जल्दी ही एनी राजा को भी जोड़ लेंगे। अरुण, आप हमारे साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। और आज से इस तरह हमने एक शुरुआत की। अभी एनी जी जो है वो वापस हमसे कनेक्ट कर रही हैं। हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे, तब तक आप स्त्रीकाल के इस लाइव आने के उद्देश्यों को हमसे जुड़े साथियों के साथ जो है डिस्कस करें। अरुण, स्पष्ट है कि हमने कहा कि अब तक सालों से लगभग 1 दशक हो गए जब हम भारत में स्त्रीवादी मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं। स्त्रीवादी विमर्श को भारतीय भाषाओं के जरिए समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर हिंदी में काम कर रहे हैं। मैं बताऊं कि जब यह स्त्रीकाल शुरू हुआ था तब एक शब्दयुग्म के रूप में, एक टर्म के रूप में स्त्रीकाल का हिंदी में स्त्रीकाल जैसा कोई शब्द नहीं होता था, कोई टर्म नहीं होता था। आज इसकी लोकप्रियता इसका प्रमाण है। एनी राजा आ चुकी हैं। संजीव, एनी जी हमारे साथ में है। मैं एक बार एनी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनी जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब स्त्रीकाल की बहुत पुरानी साथी भी हैं एनी। हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर साथ साथ संघर्ष किए हैं, खास करके महिला आरक्षण को लेकर के हम लोगों की अपनी एक प्रतिबद्धता है और हम साथ में काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। एनी, आपका परिचय लगभग हम लोग आपके पीछे में करवा चुके हैं। अच्छा, थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया है। और साथियों से हमने कह रखा है कि वो सवाल भी आपके लिए तैयार रखें। फिर भी एनी राजा, भारत में महिला आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन का एक जानी मानी चेहरा है। मुद्दों पे काफी सक्रिय रहती हैं, संजीदगी के साथ सक्रिय रहती हैं। हम लोग बातचीत शुरू करते हैं और एनी पर सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे साथी जानना चाहेंगे, स्त्रीकाल के दोस्त जानना चाहेंगे कि कल आप लोगों ने, NFIW ने स्त्रीकाल की ओर से हम लोगों ने भी एंडोर्स किया था उसे, प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आज आप अयोध्या जाकर शिलान्यास नहीं करें। आप साथियों को बताएं कि इस आग्रह के पीछे आपकी क्या भावना थी, आपके क्या तर्क थे। देखो, सबसे पहली बात यह है, वो बात बोलने से पहले मैं तमाम
स्त्रीकाल की साथियों को, मैं जो भी इस प्रोग्राम को वॉच करे वो सभी साथी स्त्रीकाल का साथी लोग हैं, और वो तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम बताना चाहती हूँ। और हमें ऐसा एक मौका मिला आपसे बात करने का, इसलिए स्त्रीकाल के सभी जो मुख्य जो लोग हैं इसमें इसको चलाने में, वो सभी को, तमाम साथियों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया भी। और जैसे संजीव आपने पूछा है कि हमने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन ने, NFIW ने ऐसा एक कदम क्यों उठाया है, तो इसलिए उठाया है जो ये जो आज हुआ है अयोध्या में, वो हमारी संविधान के खिलाफ है। हम ये संविधान के पक्ष में है, संवैधानिक हक के लिए है, और जो हक और जो आज जो किया है उसमें बहुत अंदर है। जो हमारी संविधान के अंदर सबको हक है कि जो भी कोई भी धर्म में विश्वास रखने का, ना रखने का, या अपना आस्था का पालन करने का, सब कुछ है। मगर हमारी संविधान में ये नहीं है कोई भी प्रधानमंत्री की जाके कोई भी एक प्रत्येक धर्म का ऐसा एक कार्यक्रम में उसका मेन एक एक्टर बने, ये हमारी संविधान में बिल्कुल नहीं है। संविधान की मूल्य जो बेसिक जो मूल्य है, जो सेक्युलरिज्म, उसके खिलाफ है। इसलिए हमने सोचा कि बहुत सारी तमाम साथियों ने हमें बोला है कि आप क्यों कर रही हो, सुनने वाला तो नहीं है, मगर एक देश की एक नागरिक होने के नाते और इसमें एक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते हमने सोचा हमें जो हमारी जो संवैधानिक जो ड्यूटी है वो हमें निभाना है। सरकार को, प्रधानमंत्री को खास कर बोलना है, आप मत जाए, आप यदि जाएगा तो आप बहुत सारे जो इलीगलिटी के साथ आप खड़ा होने का बराबर है, इसलिए मत जाइए। यही था हमारी जो मंशा जब हम ऐसा एक अपील प्रधानमंत्री को भेजने का। हम एक चेतस नागरिक के तौर पे ऐसा करते भी हैं, और इसका एक इतिहास रहा है कि जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था तब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चाहा था कि वो जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे न जाएं, और महात्मा गांधी की भी इच्छा थी कि सोमनाथ मंदिर में सरकारी मशीनरी का उपयोग ना हो और सरकारी पैसे खर्च ना हो। यह एक परंपरा रही, और इसका मुझे लगता है इस परंपरा में आपने सोचा, यानी आपका संगठन और आप सब, मैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे ही कश्मीर में चीजें पिछली बार हुई, और ये लॉकडाउन के पहले कश्मीर ने लॉकडाउन झेला और झेल रहा है अभी भी, तो वहां आपकी ये टीम भी गई थी और वहां के महिलाओं के खास करके दुख दर्द देखे थे। हम जब भी ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट जोन में पुरुषों के संघर्ष तो कई बार बाहर आते हैं, लेकिन जो महिलाओं का संघर्ष है, बच्चों का संघर्ष है, वो बड़ा मुश्किल से केंद्रित हो पाता है। लेकिन आपकी टीम ने जाकर के उन सब चीजों को देखा होगा। आप थोड़ा सा हमारे साथियों के साथ शेयर करें, उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़े। आज 5 अगस्त को ही कश्मीर में 5 अगस्त है, इसलिए आपने ये प्रश्न उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया इसको। ये नहीं है सिर्फ हम कुछ और चीजों के बारे में भी बात करें। और आज 5 अगस्त में 1 साल हो रही है कि कश्मीर में उसका जो प्रत्येक जो एक स्टेटस था 370, आर्टिकल 370, उसको रद्द करने के बाद 1 साल हो गया है। बहुत सारे चीज है संजीव मुझे शेयर करने का, मगर आपने महिलाएं और बच्चे के बारे में पूछा, इसलिए मैं दोनों के लिए एक एक चीज से बोल के मैं तब आपको पता चल जाएगा उनका क्या स्थिति है उधर। एक तो आपको पता है कश्मीर का अंदर जो हाफ विडोज का मतलब उन लोगों का पतियों को या तो पुलिस आके लेके जाती है या आर्मी आके लेके जाती है, सिक्योरिटी फोर्स आके पूछताछ करने के लिए लेके जाती है, और अभी छोड़ेंगी करके ऐसे लेके जाती है, या शायद वो घर से लेके जाती होगी ना, या तो वो कहीं और जाते वक्त रास्ते में से भी उठा के लेके जाती होगी, और फिर उसके बारे में कोई अता पता नहीं होती है। 1 साल, 2 साल, 5 साल,
हेलो। जानकारी इसके बारे में नहीं होती है, तो ऐसा महिला को जो हाफ डोज बोलती है कि हमने बहुत सारी बातें बोलाई, हमारी प्रधानमंत्री जो देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी बात बोल रहे कि आत्मनिर्भर की अभी बात कर रही है। हमारा सिर्फ एक ही बात है कि क्या उनमें से हजारों है वो ऐसा हाफ डोज, उनकी पता नहीं है वो कहाँ है उनका पति, उनमें से एक को एक जवाब दे कि उनका पति जिंदा है या मरा है। सिर्फ कम से कम इतना तो जवाब देना ताकि उनका भी एक विश्वास हम जीते, उनके साथ भी हम चले, जो सबके साथ सबके विकास की बात बोले। वो ऐसा एक महिला को उसका आंसर, उसका पति जिंदा है या मरा है, एक ही प्रश्न का जवाब देने का जो है वो नहीं होती है। दूसरी, अपने बच्चों के बारे में बताओ। हमने उस फैक्ट फाइंडिंग टीम के वक्त हम शोपियान 4 जिला में गए थे और उधर एक गांव में, एक घरों में शाम के वक्त हम बैठ के बात कर रहे थे। 4 साल की चुप रहो, तो हमने एकदम हमने पूछा क्या हो गया है, तो बच्चा पूछ रहे कि क्या आपको सुनाई नहीं दे रहे जो कुत्ता भौंक रही है। तो हमने पूछा इसमें क्या है, इतना बड़ी बात क्या है, गांव में ऐसा होती है, अक्सर होती है, लगातार होती है। तब उनके परिवार वाले ने बोला गांव में ऐसा कुत्ता शाम के वक्त भौंकने का मतलब, और इस घर में जिस घर पे हम बैठ रहे थे उस घर पे 4 दिन पहले ऐसे आर्मी आए थे। और आजकल कोई कश्मीरी वाला अपना बड़ा जो घर का जो बाहर का गेट बंद नहीं करती है, यदि वो बंद किया है तो बहुत सारा तप्पड़ इन लोगों से खाना पड़ेगा, इसलिए बंद नहीं करती है। आर्मी अंदर आके वो 4 साल की बच्चे के माँ के साथ क्या किया है वो देखा है, इसलिए वो बच्चा इतना डर रहे थे। वो कुत्ते के भौंकने के वक्त बोल रहे चुप रहो, या नहीं तो हमारी आवाज सुन के वो लोग अंदर आए। यही है मानसिकता जो बच्चे का, 4 साल की बच्चा है। तो ये मैं और कुछ नहीं बोल रहे बच्चों के बारे में। महिला के बारे में जो हाफ डोज के मैं एक बोल दिया। दूसरा, हमने बहुत सारी महिलाओं को मिली थी हम जब गए थे, तो उनमें से बहुत सारे ऐसा भी माए थे, उनकी 9 साल की, उनकी 13 साल की, उनकी 14 साल की बच्चे को उठा के लेके गई थी पुलिस वालों ने, और इनको पता भी नहीं चला है कि वो हेलो। एक अच्छी बातचीत चल रही है। NFIW की टीम कश्मीर में जब धारा 377 हटा और कर्फ्यू लागू हुआ, पुलिस की छावनी जब कश्मीर बन गई, तब उस समय NFIW की टीम कश्मीर गई थी। हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कश्मीर में जो महिलाओं और बच्चों का संघर्ष है, जो उनका मनोविज्ञान है, उसके बारे में एनी बता रही थी। एनी फिर से वापस आ गई हैं, हम लोग सुनते हैं। सॉरी, मेरा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। जी, कोई नहीं। तो महिलाएं, हमें उनमें से ऐसा है बच्चों को लेके गए और उनको पता भी नहीं है वो कौन बच्चा कहाँ है, कौन सी जेल में है। और महिला यदि जाके पूछेगा तो बताएगी कि हेडक्वार्टर में जाके पूछो। हेडक्वार्टर में जाकर देखेगा तो उधर एक लिस्ट लगाया हुआ है, स्टोन पेल्टेस करके है, मगर उनमें से उसमें बहुत कम नाम है, इन लोगों का बच्चे का नाम नहीं है। तो फिर वो ढूंढती रहती है, पता नहीं चलती है। एक बाद, 1 महीने के बाद भी उनको पता नहीं चलती है आगरा में है या राजस्थान में है या कश्मीर में ही कोई जेल में है, कुछ पता नहीं होती। और वो महिला हमें बता रही थी कि पहले ऐसा था, जो अब्रोगेशन के पहले, जो स्पेशल स्टेटस रद्द करने पहले, कि जब जो माए ऐसा ही दुआ करती है, तो उन माए सुनाई दे रहे? जी जी, अब आ गए। तो हाँ, आवाज आ रही है, आप बात करें। तो माए ये दुआ ये करती थी कि बच्चा सही सलामत वापस आए। मगर अब महिलाएं बोल रहे, अभी हमारी मन में ये है, जब हमारी बच्चा घर से एक पैर बाहर रखते वक्त हमारी मन में ये ख्याल आती है
कि ये हम अपनी बच्चे को आखिरी बार देखती है, वही होती है। तो आप समझ सकती है जो महिला की स्थिति क्या है उधर। और मैं और कुछ नहीं बोलने का है उधर क्या है कैसे है। बहुत बहुत अनुभव है वो। बाद में कभी एक और बार हम कश्मीर का ऊपर हम चर्चा रखेंगे। जरूर जरूर। और हम सब कश्मीर के साथियों और उनकी पीड़ा के साथ हैं, स्त्रीकाल एक संगठन के रूप में भी। ये सच में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के बच्चों और स्त्रियों का मनोविज्ञान है वो समझने की चीज है, और हुक्मरानों को भी समझना चाहिए कोई भी ऐसा त्वरित निर्णय लेने या कठोर निर्णय लेने के पहले, जो दमनकारी निर्णय है। कॉमरेड एनी, हम लोग ज्वलंत मुद्दों पे, आज के सवालों पे बातचीत कर रहे हैं, और कुछ सवाल भी आपके लिए हमारे साथी जो लोग देख रहे हैं वो छोड़ भी रहे हैं, आगे हम लेंगे उनको। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी बातचीत करें कि आपका जो संगठन है NFIW, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। आप थोड़ा सा इन ब्रीफ उसके गठन के बारे में बताएं, उसके संघर्षों के बारे में बताएं, किन मुद्दों पे अब तक संघर्षरत रहा उसके बारे में बताएं। हेलो, तो अभी ठीक है? सुनाई नहीं दिया आपका। अभी ठीक है। अभी हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि NFIW का जो अपना इतिहास है, उसके गठन का, उसके संघर्षों के बारे में, खासकर महिला आंदोलन में NFIW की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन महिला आंदोलन का जब इतिहास लिखा जाता है तो इस तरह के राजनीतिक संगठनों की चर्चा न के बराबर होती है। तो मैं जानना ये चाहूंगा कि आप अपने, मैं और हमारे साथी जानना चाहेंगे NFIW का इतिहास, उसके गठन के बारे में, उसके संघर्षों के बारे में, उसके हासिल के बारे में। देखो कि आप इतिहास के बारे में बोली, इतिहास को हम यदि जो इंग्लिश में बोलेगा तो हिस्ट्री होती है, हिस्टोरी होती है, और हर स्टोरी तो नहीं है। तो ये तमाम जो हिस्ट्री के बारे बात नहीं है। आज हमारी जिंदगी का जो महिला की जिंदगी के तमाम जो हिस्से में ऐसा एक सेकेंडरी एक इम्पोर्टेंस ही मिलती है। ये है बहुत बड़ा चैलेंज। इतिहास के बारे में पूछा है कि इसको जो इसका इतिहास जो हमारे देश की आजादी के जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ इतिहास है भारतीय महिला फेडरेशन का NFIW का। क्योंकि हमारी संगठन का स्थापना जो किया है वो अरुणा आसफ अली जो जैसा जो अभी 9 अगस्त आ रही है, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन आ रही है, उस आंदोलन का जो नेतृत्व है अरुणा आसफ अली। क्योंकि सारे नेहरू जी से लेके सभी जो नेशनल लीडर्स को 8 तारीख को ही कैद करके जेल में डाला था। क्योंकि 9 तारीख को उधर GT मैदान में बॉम्बे में हमारी देश का एक फ्लैग होइस्ट करने का निर्णय लिया था। तो ब्रिटिश का देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ब्रिटिश पुलिस भी यही सोचा कि ओनली पुरुष कैन डू दैट, ओनली पुरुष कैन होस्ट द फ्लैग, जो महिला ये नहीं कर सकती, इसलिए महिला के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो सारा पुरुष को अरेस्ट करके डिटेंशन में रखा। लोग बहुत सारा लोग इकट्ठा हो गए मान में। जी, हमारी फ्लैग जो फहराया और उस भीड़ का अंदर वो गायब हो गया। ब्रिटिश का पुलिस को 2 साल तक उनको पकड़ नहीं पाई, वही अरुणा आसफ अली। तो हमारी संगठन का NFIW का इतिहास उससे वो अरुणा आसफ अली हमारा संगठन का स्थापना जो 1954 में, अभी हम 65 साल हमारा पूरा हो चुका है, हम 66th ईयर में चल रही है हमारी संगठन। और ये देखेगा तो हमारी संगठन का ये नेत्री लोग जो स्थापना किया लोग आजादी के आंदोलन से है, और इसका बीच में बहुत 54 आजादी के आंदोलन के बीच में बहुत गैप है। उसी वक्त क्या हो गया था, 19 उससे पहले भी देखना ये है कि 1936 में एक विद्यार्थी, उस वक्त AISF का स्थापना हुआ था, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का। और उधर भी एक विद्यार्थियों का जो गर्ल स्टूडेंट्स का एक छात्री संगठन बोल के एक ऑर्गेनाइज किया था। उसका 80 साल हो रही है, जो पहला गर्ल स्टूडेंट्स का कॉन्फ्रेंस
AISF ने जो लखनऊ में किया इसका 80 साल इस साल पूरा हो गया है। तो उधर से शुरू होती है हमारी इतिहास। उस 1930 उसी छात्री संगठन से उन्हीं गर्ल स्टूडेंट्स ने फिर महिला समिति बनाया था। और आपको जरूर पता है कि जो बंगाल में जो फामिन हुआ था उस वक्त जो समिति, उधर बहुत सारी समिति थे, वो सब तमाम फामिन को में क्या है जो भूखमरी थे उस वक्त बहुत सारी लोग मर गए थे, लाखों लोग मर गए थे। उस वक्त ये समिति उसमें काम किया। फिर उन्होंने सोचा, ऐसा बहुत सारे दिल्ली में भी था, बहुत सारे राज्यों में था, आंध्रा में था, केरला में भी था, तमिलनाडु में भी था, बंगाल में जो पंजाब में था, अपने अपने एरिया में जो समिति बनाई थी। फिर वो समिति आपको फिर से इतिहास में आ रही है कि जो बॉम्बिंग हुआ था, जापानीज बॉम्बिंग हुआ था बंगाल के अंदर, उस वक्त एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी फासिस्ट आंदोलन किया है समितियों ने। तो फिर इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बहुत सारी राज्यों के महिला संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि आगे एक और युद्ध ना होना है। युद्ध के वजह से सब तमाम लोगों को नुकसान होती है, प्रश्न होती है, मगर सबसे बड़ा विक्टिम्स युद्ध का महिलाएं और बच्चे होती है। इसलिए आगे और तीसरा विश्व युद्ध हमें कैसे भी रोकना है। तो तमाम महिलाएं इकट्ठा हुआ था 1945 में। उस वक्त छात्री संघ का जो हमारी AISF का लड़की जो गर्ल स्टूडेंट्स है वो लोग उधर अटेंड करके वापस आके फिर ये समिति को अलग अलग समिति ने बातचीत करना शुरू किया कि हमें एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तमाम समितियों को एक करके एक फेडरेशन का रूप में। उसी प्रकार एंटी फासिस्ट, एंटी वार, इसी प्रकार का, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ये नहीं बोला है कि महिला हिंसा, इसे जो यौन हिंसा खत्म करो, ये नहीं था हमारी। जो एंटी फासिस्ट, एंटी कम्युनल एंड एंटी इंपीरियलिस्ट एजेंडा को, पीस को लेके हमने ये संगठन का शुरुआत किया है। फिर इतिहास बहुत है क्योंकि 66 साल का इतिहास है हमारी। दो तीन बातें मैं खास करके बताना चाहती हूँ कि इस देश में आज जितना भी महिला जो सो कॉल्ड विमेन फ्रेंडली लेजिस्लेशन है, उसमें तमाम बहुत सारे जो चाहे वो दहेज विरोधी कानून हो, चाहे वो समान जो मिनिमम वेज का जो कानून हो, जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हो, और ऐसा तमाम ऐसा जो कानून है, वो तमाम कानूनों का प्रारूप हमारी संगठन का जो नेत्रिया, चाहे वो रेणु चक्रवर्ती हो, चाहे वो जो गीता मुखर्जी हो, और ऐसा ऐसा लोगों ने संसद में लेके आया और उसका ऊपर चर्चा करके ये कानून बनाए। तो कानून बनाने में हमारी संगठन का बहुत बड़ा पार्लियामेंट। आपकी महासचिव गार्गी चक्रवर्ती ने ऊपर संगठन किया, रेणु चक्रवर्ती जी। और आगे चलकर के महिला आरक्षण बिल का जो ड्राफ्ट जाता है संसद में, लोकसभा में, वो आपके संगठन की महासचिव ने ही उसको और एक अब तक आप लोग उसको परस्यू, गीता मुखर्जी ने, और आप उसको लगातार उसको परस्यू भी कर रहा है आपका संगठन। राज्यसभा में पास करवाने में सफल भी हुए हैं आप लोग। ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये हमारी एक नेत्री ने लेके आई है, वो नेत्री भी इस चीज को लेके आया क्योंकि हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, हमारी कॉन्फ्रेंस हर 3 साल में एक बार होती है। ऐसा कॉन्फ्रेंस के अंदर ये हम महिलाओं के स्थिति के बारे में और जो कानून हो रहे पास कर रही है, और पार्लियामेंट के अंदर तमाम बातचीत क्या चल रही है, सारा कुछ असेस करके, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन असेस करके हमने हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसों में हमने रेजोल्यूशन पास करती थी कि
विमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये बहुत पुराना हमारी मांग है। तो मैं ये बोल रही कि ये क्योंकि हमने ये हमारी नेत्री ने ये इसका प्रारूप लेके आया इसलिए नहीं, क्योंकि ये हम बोले कि हमारी देश सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक देश है। तो ऐसा है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लगभग आजादी के लगभग जो पॉपुलेशन का आबादी का लगभग 50% महिलाएं, उनको जो हाउस के बाहर खड़ा करके, जो पार्लियामेंट हाउस है ना, तो हाउस के बाहर खड़ा करके क्या जो डेमोक्रेसी की बात हम कर रही है। और ये तमाम महिला को पीछे छोड़ के देश आगे बढ़ रही है। विकास की जो चीजें हो रही है वो महिला को पीछे छोड़ के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो कोई भी क्षेत्र में हो, वो सब हम डिटेल में शायद बाद में आ जाएंगे। तो इसलिए हम इसको लेकर लगातार इसमें संघर्ष में है। ये बिल पास होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर पर्याप्त संख्या में महिला होना चाहिए, ताकि इस देश की नीति बनाने में महिला की राय भी, महिला की ओपिनियन भी उस नीति बनाने में वो भी कंसिडर करे, उसके बाद एक अच्छा नीति बनाए।